अध्याय 1 विश्वासघात की राख और प्रतिशोध की बिजली। मुंबई की वह दोपहर उमस भरी थी, लेकिन शक्ति के लिए वह दुनिया की सबसे खुशनुमा दोपहर थी। उसने अभी अभी शहर के एक पॉश इलाके में स्थित अपने उस घर के कागजात पूरे किए थे, जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपये थी। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये सिर्फ एक मकान नहीं, जीवन भर की पूंजी थी। शक्ति, जो स्वभाव से सीधा और थोड़ा दुबला पतला था, अपनी विधवा माँ देवकी के साथ वहां रहता था। लेकिन उस घर में एक और शख्स था जिसे शक्ति ने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, नव्या। 23 साल की नव्या, जिसकी खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन उसके रेशमी बालों और चमकीली आंखों के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। शुरुआत तब हुई जब नव्या के चेहरे से वह नकाब उतरा जिसे वह महीनों से पहने हुए थी। ये बुढ़िया और यह घर, अब सब मेरे नाम पर है। चल निकल यहां से। नव्या की आवाज में वह मिठास गायब थी जो कभी शक्ति को दीवाना बनाती थी। अब वहां सिर्फ जहर था। शक्ति सन रह गया। उसे लगा शायद वह कोई बुरा सपना देख रहा है। नव्या, तुम ये क्या कह रही हो? और माँ को तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? नव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। शक्ति, तू सच में कितना भोला है ना। तुझे लगा कि मैं तुझ जैसे मामूली और कमजोर लड़के से प्यार करूंगी। ये सब एक नाटक था। मुझे ये घर चाहिए था और तूने बेवकूफों की तरह इसे मेरे नाम कर दिया। शक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। पत्नी? मैं? नव्या ने नफरत से उसे देखा। मेरा बॉयफ्रेंड मुंबई के सबसे ताकतवर राय परिवार का इकलौता वारिस केशव राय है। वह रईस है, पावरफुल है, और तू बस मेरी सीढ़ी था। तभी दरवाजे पर एक महंगी कार के रुकने की आवाज आई। एक लंबा, तंदुरुस्त और घमंडी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये केशव था। उसके पीछे 4 भारी भरकम गुंडे थे जिनके हाथों में लोहे की रॉड और हथियार थे। केशव बेबी, देखो ना, ये और इसकी बुढ़िया माँ अभी भी यहीं डटे हुए हैं। इन्हें बाहर निकालो। नव्या ने केशव के गले लगते हुए बड़े लाड से कहा। केशव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ शक्ति की ओर देखा। ओए छरहरे, सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? निकल बाहर, वरना तेरी हड्डी पसली का सुरमा बना दूंगा। शक्ति अपनी रोती हुई माँ देवकी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये घर मेरी मेहनत का है। मेहनत का? अब ये कानूनी तौर पर नव्या का है, केशव ने इशारा किया। उसके गुंडे शक्ति पर टूट पड़े। शक्ति ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह नाजुक शरीर उन पेशेवर दरिंदों का सामना नहीं कर पाया। एक गुंडे ने पीछे से शक्ति के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई और शक्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह फर्श पर गिर पड़ा। खून का एक फव्वारा उसकी कनपटी से निकला और महंगे मार्बल को लाल करने लगा। शक्ति की मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ने लगी। अरे, ये तो मर गया। केशव अचानक घबरा गया। उसने गुंडे को झिड़कते हुए कहा, बेवकूफ, इसे सिर्फ डराना था, तूने तो इसका काम ही तमाम कर दिया। चलो नव्या, यहां से निकलो। पुलिस के आने से पहले हमें इसे एक्सीडेंट दिखाना होगा। नव्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह केशव के साथ वहां से भाग निकली। घर में सिर्फ देवकी की दहाड़ें और शक्ति का बेजान शरीर रह गया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शक्ति की आखिरी सांस थमी, बाहर का मौसम अचानक बदल गया। बिना किसी बादल के आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली चमकने लगी। पूरी मुंबई के आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी फैल गई। अचानक एक जोरदार बिजली सीधे उस घर की छत को चीरती हुई शक्ति के बेजान शरीर पर गिरी। देवकी झटके से पीछे गिर गई। शक्ति का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा, उसकी नसें नीली चमकने लगीं और जिस घाव से खून बह रहा था, वह अपने आप भरने लगा। शक्ति की बंद आंखों के पीछे एक ब्रह्मांडीय हलचल हुई। उसकी रूह, जो जा चुकी थी, एक नई और अकल्पनीय ऊर्जा के साथ वापस लौटी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह अब वही मासूम और कमजोर शक्ति नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां अब गहरे नीले रंग की धधकती आग जैसी थीं। अस्पताल की गलियारों में फिनाइल की तीखी गंध और मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। शक्ति स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी बंद पलकों के पीछे अभी भी वह नीली बिजली रह रहकर कौंध रही थी। जिसे डॉक्टर और नर्स न्यूरोलॉजिकल शॉक समझ रहे थे, वह असल में किसी और ही दुनिया की ऊर्जा थी। देवकी जी हाफती हुई, बदहवास हालत में डॉक्टर के पीछे भाग रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा था और आंखों के आंसू सूखकर गालों पर सफेद लकीरें बना चुके थे। डॉक्टर खन्ना ने अपनी फाइल बंद की और बिना मुड़े ठंडे स्वर में कहा, देखिए माताजी, स्थिति बहुत गंभीर है।
सिर पर चोट इतनी गहरी है कि दिमाग के अंदरूनी हिस्से में खून जम गया है। पेट का जख्म भी गहरा है। अगर अगले 2 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनका ब्रेन डेड होना तय है। वह जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। देवकी जी ने कांपते हाथों से डॉक्टर का कोट पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा, मेरा इकलौता सहारा है वो। आप बस ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं विनती करती हूँ। डॉक्टर ने झटके से अपना कोट छुड़ाया और घड़ी देखते हुए बेरुखी से बोला, विनती से अस्पताल नहीं चलते। पहले काउंटर पर 10 लाख रुपये जमा करवाए, तभी सर्जन ओटी में कदम रखेगा। ये नियम है। 10 लाख। देवकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, मेरा घर, मेरी जमा पूंजी, सब उन लोगों ने छीन लिया। मेरे पास इस वक्त एक कौड़ी नहीं है। आप बस मेरी शक्ति को बचा लीजिए, मैं ताउम्र आपके यहाँ गुलामी करूंगी, पाए पाए चुका दूंगी। बस एक बार उसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर खन्ना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और चिल्लाते हुए बोले, अरे, यह कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं यहाँ मुफ्त में खैरात बांटूं। पैसे नहीं है तो यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? सरकारी अस्पताल ले जाए इसे, वैसे भी वहां पहुंचने तक ये बचेगा नहीं। देवकी जी फर्श पर गिर पड़ी। उनके हाथ डॉक्टर के जूतों के पास थे। रहम कीजिए डॉक्टर साहब, वो मर जाएगा। डॉक्टर ने घृणा से उन्हें देखा और मुड़कर जाने लगे। जाते जाते वह रुके और वार्ड बॉय की तरफ इशारा करते हुए रूखेपन से बोले, और सुनो, इस वार्ड में रहने की फीस 35,000 रुपये है। काउंटर पर जाकर पहले ये रकम भरो, वरना आधे घंटे के अंदर इस लड़के को स्ट्रेचर समेत बाहर सड़क पर फिंकवा दो। मुझे यहाँ ड्रामा नहीं चाहिए। डॉक्टर के कदम गलियारे में दूर होते गए और पीछे रह गई एक बेबस माँ की चीखें। अस्पताल की उस ठंडी रात में देवकी जी शक्ति के हाथ को पकड़कर रो रही थी। बेटा, उठ जा, देख तेरी माँ कितनी लाचार है। भगवान, क्यों ले ली तूने मेरे बच्चे की जान? क्यों? तभी अस्पताल के बाहर का आसमान अचानक काला पड़ गया। वही बिना बादल की बिजली फिर कड़की। शक्ति के शरीर में एक सिहरन हुई। उसके हाथ की उंगलियां, जिन्हें देवकी जी ने थाम रखा था, अचानक गर्म होने लगी। शक्ति के दिमाग के अंदर, जहां डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था, वहां एक प्राचीन गर्जना सुनाई दी। वह ऊर्जा जो बिजली बनकर गिरी थी, अब उसकी धमनियों में बह रहे खून के साथ मिलकर एक नया तंत्र सिस्टम बना रही थी। ये कहानी अब एक महाकाव्य एपिक का रूप ले रही है। जहां एक तरफ अस्पताल की कड़वी सच्चाई है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांडीय शक्तियों का जागरण। अध्याय 3, सम्राट का पुनर्जन्म। अस्पताल के उस ठंडे वार्ड में जहां मौत का सन्नाटा पसरा था, वहां केवल एक ही इंसान था जिसके दिल में दया बाकी थी। एक युवा नर्स, जिसका नाम मीरा था, चुपके से देवकी जी के पास आए। उसने देखा कि देवकी जी अपने बेटे का हाथ थामे कुर्सी पर बैठे बैठे ही थकान और गम के मारे सो गई थीं। उनके चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे। मीरा ने धीरे से एक कंबल देवकी जी के कंधों पर डाल दिया। उसने डॉक्टर खन्ना की बदतमीजी देखी थी। उसने अपने पास से कुछ पैसे निकाले, शायद उसकी महीने की आखिरी बचत, और दबे पांव काउंटर की ओर चल दी ताकि कम से कम कुछ दवाइयों का इंतजाम हो सके। उसने जाते जाते शक्ति की ओर देखा और बुदबुदाए, उठ जाओ लड़के, अपनी माँ के लिए ही सही, वापस आ जाओ। जैसे ही नर्स वहां से गई, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। शक्ति की बंद आंखों के पीछे एक कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ था। हजारों साल की यादें, युद्धों का शोर और दिव्य अस्त्रों की गूंज उसके मस्तिष्क में टकरा रही थी। अचानक शक्ति की उंगलियों में हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में वह पुराना भोलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सदियों का इतिहास देख चुका हो। उसने अपने आसपास की सफेद दीवारों और मशीनों को देखा। आह, मैं कहाँ हूँ? शक्ति की आवाज भारी और गूंजती हुई थी। उसने पास बैठी उस बूढ़ी औरत देवकी जी को देखा। उनके चेहरे की झुर्रियां और उन पर जमे आंसुओं के निशान देखकर शक्ति के सीने में एक अजीब सी तड़प उठी। आखिर ये कौन है? और मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो मार दिया गया था ना? शक्ति ने सोचने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह यादें कौन थीं। मैं अमर लोक का परम प्रतापी सम्राट था। मैं देवता बनने से मात्र एक कदम दूर था जब मुझ पर पीछे से घात लगाकर हमला किया गया था। शक्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। तो क्या ये पुनर्जन्म है? मेरी आत्मा हजारों साल के इस चक्र को पार कर उस दैवीय स्तर डिवाइन रेल्म पर पहुंच गई है, जिसे पाने के लिए मैंने अमर लोक में 10,000 साल तपस्या की थी और फिर भी नाकाम रहा था। जो काम मौत नहीं कर पाई, वह इस पुनर्जन्म ने कर दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसे इस नए शरीर की यादें भी मिलने लगीं।
उसे याद आया कैसे उसने अपनी मेहनत की किस्तों से वह घर खरीदा था, कैसे उसने उस पत्थर दिल नव्या को अपनी पत्नी माना था, और कैसे उस खोरी के भाव बिकने वाले केशव ने उसकी मां का अपमान किया। तो इस जन्म के शक्ति के साथ इतना अन्याय हुआ। शक्ति के स्वर में अब क्रोध की कंगाली थी। किस्तों पर घर दिलाना और बदले में मौत। नव्या, केशव, तुमने एक साधारण इंसान को मारा था, लेकिन तुमने जिस शैतान को जगाया है उसका अंदाजा तुम्हें अमरलोक में भी नहीं होगा। शक्ति धीरे से बेड से उठा। उसके सिर का घाव गायब हो चुका था। उसकी रगों में अब खून नहीं, बल्कि अमरलोक की प्राण ऊर्जा मानक बह रही थी। उसने देवकी जी के सिर पर हाथ रखा। एक ठंडी, सुकून देने वाली लहर उनके शरीर में दौड़ गई, जिससे उनकी सारी थकान और दुख पल भर के लिए शांत हो गए। माँ, शक्ति ने धीरे से कहा, हालांकि वह इस जन्म की माँ थी, पर अब उसके रक्षण का दायित्व सम्राट का था। अब इस दुनिया को पता चलेगा कि जब एक अमर लोक का सम्राट अपनी खोई हुई सल्तनत और सम्मान वापस लेने निकलता है तो क्या होता है।